मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में फैमिली के साथ रहने की कॉस्ट क्या है। क्या तुर्की में लिविंग कॉस्ट यूके, अमेरिका और यूरोप से कम है? महाना तकरीबन कितना बजट होना चाहिए फैमिली के लिए, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ तक कि घर का किराया, बिजली, गैस, पानी, फ़ोन, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ के बारे में आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि घर का किराया कम से कम कितना है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? जी कलीमुल्ला, बहुत अच्छा टॉपिक है आज आपका। बहुत शुक्रिया सर आपका। जब हम बात करते हैं कि टर्की में लिविंग कॉस्ट एज़ कंपेयर टू यूके, यूएसए, अमेरिका और इसी तरह कनाडा, यूरोप, जब इनके साथ आप कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड जो लिविंग का टर्की का वो इन्हीं के इक्वल है। यहाँ तक कि हेल्थ केयर में यूरोप से, यूके से, कनाडा और अमेरिका से और पूरे मिडल ईस्ट से लोग आकर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। सर्जरी हर तरह की होती है, कैंसर का ट्रीटमेंट होता है और जितनी भी स्पेशल बीमारियां हैं उन सब का ट्रीटमेंट होता है। दिल की जो है सर्जरी होती है और इस तरह से हार्ट सर्जरी और ये सारा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो ऑपरेशन फॉर एग्जांपल $1 लाख में हो रहा है यूके में, वही कम से कम 30 से 40 हज़ार डॉलर कम प्राइस पे टर्की में हो रहा होता है। वही इक्विपमेंट होता है, उसी तरह के प्रोफेशनल लोग होते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट 30 यानी 40%, स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, 40% कम होती है। इसके साथ साथ जब आप लिविंग की बात करते हैं तो हम जो हमारे पास डाटा है, हम डाटे के साथ आपको प्रूव कर सकते हैं कि यूके से जो है टर्की में 52% ओवरऑल जो लिविंग कॉस्ट है 52% लेस है। यूके की निस्बत टर्की में 52% लेस है, जिसमें फूड जो है, फूड प्राइसेस 40% लेस है, टैक्सेस जो है 88% लेस है, इलेक्ट्रिसिटी जो है 67% लेस है और इंटरनेट 57% लेस है। तो जब आप इंटरनेट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, टैक्सेस हैं, फूड है, ट्रांसपोर्ट है, गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, हाउस होल्ड है, ये सब कुछ सस्ता है टर्की में। तो ओवरऑल 52%। अब एक फैमिली जो यूके के अंदर रह रही है, सपोज करें कि उसका महाना जो खर्चा है $4000 है, फर्ज कर लें, तो टर्की में अगर वो आते हैं तो उनका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड $1800 में वो उसी तरह का लिविंग स्टैंडर्ड वो टर्की में मेंटेन कर सकते हैं। $4000 यूके में तो $1800 टर्की में। इसी तरह से आप अमेरिका की बात करते हैं, कनाडा की करते हैं या यूरोप की करते हैं, तो टर्की में जो लिविंग है सेम स्टैंडर्ड की, उसकी कॉस्ट 50% रिड्यूस हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं कि फर्दर घर का किराया, जैसे कलीमुल्ला ने हमारे से सवाल किया कि 1+1 जो रूम है जिसमें एक बेडरूम होता है और एक सिटिंग रूम होता है, तो ये फैमिली के लिए एक मुनासिब घर है, छोटी फैमिली के लिए। तो 200 से $250 में बेहतरीन घर आपको मिल जाता है। 200 से $250 में जब आप लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल या 6 महीने के लिए किराए पे लेते हैं। लेकिन अगर आप यही घर ख़रीदना चाहते हैं तो तकरीबन मिनिमम $20000 में भी बहुत से एरियाज में मिलता है, लेकिन 20,000 से शुरू होकर आप $60,000 की रेंज में, डिपेंड करता है कि आप नया ले रहे हैं, पुराना ले रहे हैं, किस एरिया में ले रहे हैं, उस हिसाब से डिपेंड करते हुए 20,000 से $60,000 की रेंज में आपको ये 1+1 घर मिल जाता है। जबकि अगर यही घर आप यूके में लेते हैं तो आपको इससे 2 गुना ज़्यादा प्राइस पे मिलेगा, हो सकता है 3 गुना ज़्यादा में मिले। तो टर्की में प्रॉपर्टी भी सस्ती है और अगर आप किराए पे भी लेंगे तो कम से कम जो है वहाँ पर $1000 में आपको किराए पे मिलेगा या $800 में किराए पे मिलेगा। लेकिन टर्की में जो है ये आपको 250 में, $200 में बड़ी आसानी से रेंट पे मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग जो है टर्की में सस्ती है एज़ कम्पेयर टू। इसीलिए पूरे यूरोप से लोग जो है रिटायर्ड लाइफ जो है, जब वो रिटायर होते हैं तो वो टर्की में आके हो रहे हैं और उनका जो हब है वो अंटालिया है। जितने भी यूके के लोग हैं बोदरम में जा रहे हैं और अंटालिया में जा रहे हैं। और आप ये सरप्राइज होंगे कि रिसेंटली जब से ये सिटीजनशिप शुरू हुई है
चाइनीज़ ने जो है कैपाडोजिया के नाम से जो शहर है वहाँ पर ये चाइनीज़ ही चाइनीज़, मतलब इतने चाइनीज़ आए हैं कि गवर्नमेंट जो है टर्की की वो सोचने में मजबूर हो गई है कि हमें ये जो है सिटीजनशिप का प्रोग्राम हो सकता है सस्पेंड करना पड़े। चाइनीज़ लोग जो है, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है इसका आइडिया ना हो, लेकिन चाइना के बाद दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है टर्की। और यूरोप की जितनी भी कंपनियां, ज़्यादातर की मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट्स वो टर्की में लगे हैं। और पिछले 5 सालों में उन्होंने चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट की है टर्की में। वजह उसकी क्या है कि टर्की में एक तो लॉजिस्टिक्स 3 से 4 दिन में आसानी से सामान पहुंच जाता है पूरे यूरोप में, लेबर सस्ती है और आसानी से आपको माल मिल जाता है, और इतना ज़्यादा जो है लॉजिस्टिक्स पे टाइम नहीं लगता। जबकि चाइना से 45 दिन में मिलता है, और इन्वेस्टमेंट टाइम और ये सारा गैप और फिर और बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। तो अब चाइनीज़ लोग भी अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ट्रेडिंग के लिए वो टर्की को प्रेफर कर रहे हैं, जिनका ज़्यादातर मेन बिजनेस यूरोप और यूके के साथ है। आप लोग तो सिर्फ इस्तांबुल को ही टर्की समझते हैं, मतलब मेरे पाकिस्तानी भाइयों की बात कर रहा हूँ, या बहुत से इंडियंस ऐसे हैं जो इस्तांबुल को ही टर्की समझते हैं। लेकिन टर्की के 45 शहर हैं भाई, जिनमें बुरसा है, देनीजली है, उसके अलावा मर्सिन है, गाजियान्तप है, और इसके बाद गाजियान्तप के बाद फिर सैमसुन आ जाता है, और बहुत से शहर हैं, इजमीर और इस्तांबुल, अंकारा वगैरह का तो आपको पता ही है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और वहाँ से पूरी दुनिया को सप्लाई मिल रही है। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो टर्की आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह है, जहाँ से आप पूरी दुनिया में बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। आप इन अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें और देखें। दुबई की निस्बत भी टर्की में जो है आपकी रहाइश सस्ती है। दुबई में मसलन एक एवरेज घर की बात करते हैं तो वो 3,000 दिरहम में मिलता है आपको एक कमरा, कम से कम एक कमरा की बात कर रहे हैं 3,000 दिरहम में। हो सकता है आजकल जो है क्योंकि खाली होता जा रहा है दुबई तो सस्ता हो गया हो, लेकिन 2500 से 3,000 में एक आपको कमरा मिलता है, जो तकरीबन जो है वो 1 लाख पाकिस्तानी या इससे ऊपर बनता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप टर्की में आते हैं तो ये आपको पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 हज़ार में आसानी से मिल जाता है। ठीक हो गया। तो ये जो कंपैरिजन है दुबई की निस्बत 60% कम है यहाँ पर, दुबई की निस्बत की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से लिविंग जो है टर्की में सस्ती है एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरब बात करते हैं, दुबई की बात करते हैं, या आप दूसरे जो मिडल ईस्ट के शहरों की बात करते हैं जो थोड़े डेवलप्ड हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर आप लोग मिडल ईस्ट में रह रहे हैं, या यूके में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, कनाडा अमेरिका में रह रहे हैं, तो एक तो दुनिया के समझ लें कि नियरली सेंटर में है और दुनिया की हर जगह पर इजी एक्सेस है आपके लिए, पुरस्कून मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, मौसम आबो हवा बहुत अच्छी है। और अगर आप मुसलमान हैं तो इस हवाले से ये मुस्लिम कंट्री है, अजानें आपको सुनने में मिलेंगी, रमज़ान में रोज़े रखते हुए लोग मिलेंगे, अदब एहतराम करते हुए, आपसे प्यार करते हुए और आपकी इज्जत करते हुए, और आपको गुलाम नहीं समझेंगे, आपको अपना भाई या दोस्त समझेंगे। रेसिज्म नहीं है उस तरह से जैसे यूके में होगी, या जिस जिस तरह से जो है अरबियों ने ज़्यादातर पाकिस्तानियों को और इंडियंस को गुलाम बना के रखा हुआ है, वो इनको भाई या दोस्त तो बनाते ही नहीं है, वो तो इनको सीधा साधा गुलाम बनाते हैं। और बहुत से भाइयों की ये बात बुरी लग रही होगी, लेकिन ये एक हकीकत है। ये एक हकीकत है कि मिडल ईस्ट में जो लोग रह रहे हैं, सऊदी अरब में, दुबई में, ओमान में, या कहीं पर भी मिडल ईस्ट में, ज़्यादातर सऊदी अरब और दुबई में रहने वाले लोग, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, और 15-15 20-20 साल रहने के बावजूद वो उस मुआशरे में पेनिट्रेट ना कर सके, वहाँ के शहरी नहीं बन सके, और आज भी वो 20 साल बाद भी ज़ीरो पॉइंट पे खड़े हुए हैं। और आज भी उनको अपने रोज़गार के लिए उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम जो था, जो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम जवानी का वक्त था, मेहनत का वक्त था, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का वक्त था, वो वक्त उन्होंने इन मुल्कों को देकर इन मुल्कों को खड़ा कर दिया, लेकिन वो खुद आज भी ज़ीरो लाइन पर है। तो मेरे प्यारे भाई, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ से निकालें। पहला आप 100 में से 20-30% निकालें,
और उससे टर्की में प्रॉपर्टी लेकर अपना कोई सिस्टम बनाकर आहिस्ता आहिस्ता आप फिर इसको ज़बान को समझें, देखें मामलात को, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को शिफ्ट करें 2 से 3 साल के अरसे में। यह आपके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। हमें आपका एहसास है, हम जो समझते हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। 18 साल से मैं बिज़नेस लाइन में हूँ। पूरी दुनिया के जियोग्राफिकली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बंदा होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में होता है, उसको पॉलिटिक्स के भी पता होना चाहिए, जियोग्राफी का भी पता होना चाहिए, उसको आइडिया होना चाहिए किस मुल्क की क्या पॉलिसी है, क्योंकि उस हिसाब से उसने अपनी बिजनेस प्लानिंग करना होती है। तो हमें अंदाज़ा है आप लोग अगर होलसेल और रिटेल बिजनेस में हैं तो जितनी जल्दी हो सकता है आप अपने आप को मिडल ईस्ट से निकालें। यही आपके लिए फ़ायदा मंद होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से गाइड किया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में बिजली, पानी, गैस और इंटरनेट के क्या अखराजात हैं, बिल माहाना कितना आ जाता है? देखें, जब हम बात करते हैं कि पानी की और गैस की, ये दोनों मीटर के साथ हैं, और एवरेज जो है इसका आप समझ लें कि अगर हम 2 या 3 किस्म के बिल को मिला लें तो तकरीबन 100 टर्किश लीरा के अराउंड जो है, या सम टाइम 150, वो डिपेंड करता है मुख्तलिफ घरों पे। लेकिन जितना आप खर्च करेंगे वो मीटर का जो है वो कार्ड के साथ है, आपने पहले से पे करना होता है। जी सर। तो इस तरह पानी भी आप पहले से पे करते हैं और गैस भी पहले से पे करते हैं। लेकिन यूरोप की निस्बत बहुत सस्ता है। मैंने बताया यूरोप की निस्बत नियरली 50 to 60% सस्ता है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह से इंटरनेट जो है तकरीबन एक महीने का 15 से $16 के अंदर वो हो जाता है। और जो मोबाइल फ़ोन है कॉलिंग के हवाले से, वोडाफोन और टर्क सेल जो है, जी सर। तुर्क सेल जिसे हम कह सकते हैं, तुर्क सेल और वोडाफोन, इन दोनों की सर्विस बहुत अच्छी है और बहुत सस्ती भी है पूरे टर्की के अंदर। इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक हो मतलब गया सर। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि टर्की में जो 80% बिजनेस है वो ऑनलाइन हो रहा है, और इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसके साथ साथ आप गैस है, पानी है, बिजली है, कोई लोड शेडिंग नहीं आपका, और क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। जी सर। मैं यानी पानी की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, टैप वाटर की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप जब देखते हैं तो एक लिविंग के लिहाज से और कॉस्ट के लिहाज से ये बहुत सूटेबल है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि हमने बात की बिजली, पानी, गैस और इंटरनेट की, क्या इनका टोटल जो अखराजात हैं वो 50 से $80 के राउंड अबाउट हैं? मंथली अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तीनों के बिल जो है $40 से $50 के अराउंड चले जाएंगे। जी सर। इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, मतलब पानी, बिजली, गैस सारा मिला, इंटरनेट भी डाल के? इंटरनेट भी अगर आप डाल लें तो ज़्यादा $50, यानी कि उसका तीनों का आपका हो जाएगा। सही हो गया, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन के क्या अखराजात हैं वहाँ पे? देखिए, मैंने बताया कि मोबाइल फ़ोन एज़ कम्पेयर टू दूसरे मुल्कों के बहुत सस्ता है। वहाँ पर पैकेजेस हैं, आप वोडाफोन के या तुर्कसेल के पैकेजेस ले लेते हैं और आपको बहुत सस्ता पड़ता है। मतलब $10 में पूरे महीने का आपका इंटरनेट और कॉलिंग आसानी से मैनेज हो जाती है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या तुर्की में कोई प्रॉपर्टी मेंटेनेंस की फ़ीस भी है? जी बिल्कुल, अगर आप प्रॉपर्टी ओनर हैं, आपने प्रॉपर्टी ली हुई है, तो अब इसमें क्या होता है कि मसलन एक बिल्डिंग है, उसमें अपार्टमेंट्स हैं। अब यहाँ पर 400 अपार्टमेंट इधर हैं, 300 इधर है, 500 इधर है। इनके आपस में एक शेयर्ड जो होता है, मसलन जिम है इनका, सिक्योरिटी है, फिर इसमें जो आ जाता है वेस्टेज वगैरह की जो सर्विसेज है, कूड़ा करकट जो फेंकना होता है जी सर। उसके अलावा अगर स्विमिंग पूल है उसकी जो है मेंटेनेंस वगैरह आ जाती है, सिक्योरिटी सिस्टम आ जाता है, कैमरेज और वो सारा जो गार्ड वगैरह होते हैं। अब ये जो सारी शेयर्ड सर्विसेज होती है ना, आपके मसलन लिफ्टें हैं इसकी, उनकी मेंटेनेंस होती है, उसके अलावा फिर स्विमिंग पूल है, उसके अलावा जिम आ जाता है, उसके अलावा पार्क्स आ जाते हैं, उसका सिक्योरिटी सिस्टम है, कैमराज है। तो ये ओवरऑल सारा एक एक पूरा जो एक सोसाइटी कह लें या एक पूरी बिल्डिंग जो कह लें, उनका एक निज़ाम है। तो वो फिर उनकी एडिशनल चार्जेस वो लेते हैं। तो वो तकरीबन आप समझ लें कि वो एनुअल बेस पे $150 से $200 और $300 तक वो चला जाता है।
बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इंश्योरेंस की क्या सूरत हाल है वहाँ पे, उसकी कितनी फीस अदा करनी ये पड़ती है? डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है। जी लेकिन सर। अगर हम $1+1 की बात करें तो $75 से शुरू होकर $100 की रेंज में वो एनुअल जो है $70 से $75 तक इंश्योरेंस होती है जो पे करना होती है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट के क्या अखराजात हैं और इसी के साथ हेल्थ केयर के क्या अखराजात हैं वहाँ पे? जी, जब आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी के ऊपर 0.003% जो है वो टैक्स है। जी सर। आप जब वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते रहते हैं तो उसी बेस पर आपका हर साल प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट जो रिन्यू होता रहता है, उसकी कोई अलावा एडिशनल फीस नहीं है। ये हर मंथ पे ये करना हर पड़ता है? मंथ नहीं, एक साल के बाद होता है। जी सर, बिल्कुल सालाना ठीक। ये टैक्स होता है और ये साल बाद आपने पे करना और साल बाद ही आपका रिन्यू होना होता है। आपको कम से कम 1 साल का प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलता है, उसके बाद चाहे तो 2 साल का ले लें, 2 साल के बाद 3 साल का भी आप ले सकते हैं, 5 साल का भी ले सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक तो वो होगा। डिपेंड करता है जिस जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, लेकिन उसकी कोई सर्विस यानी कि फीस एडिशनल नहीं है। आपने टैक्स पे करना और उस पर ही आपको वो रिन्यू होता जाएगा। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सर हेल्थ केयर का भी बता दें कि उसके क्या अखराजात हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है? दी हेल्थ का जो इंश्योरेंस करवाना पड़ती है, लेकिन बच्चों के लिए जो है वो फ्री है। जी ठीक है, सर। और जो रेजिडेंट हैं उनके लिए भी जो है उन्होंने, जो टूरिस्ट हैं उनको तो इंश्योरेंस करवाना पड़ती है, जो रेजिडेंट है उनके लिए हेल्थ और एजुकेशन की सर्विसेज फ्री हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। जी सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि गाड़ी के क्या अखराजात हैं वहाँ पे? हाँ, ये पेट्रोल जो है एक आप समझ लें कि क्योंकि एनर्जी इंपोर्ट करते हैं तो एक एवरेज जो कार जो बंदा रखता है उसका सालाना खर्चा आप समझ लें $700 से $800 तक जो है सिर्फ पेट्रोल का खर्चा 1 साल का हो जाता है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो तो गया। इस तरह से वो इस हिसाब से देखे, गाड़ी जितनी मैं 1300 से 1800 सीसी के तकरीबन बता रहा हूँ, जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं तो वो उस हिसाब से देखेंगे। जी सर, लेकिन बिल्कुल ठीक मिनिमम है। आप कह सकते हैं कि 600-700 से लेकर 800 तक जो है ना वो इसका बजट सालाना के हिसाब से पेट्रोल का खर्चा आ जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे हमेशा जानने की ही कोशिश करता हूँ ताकि हमारे भाइयों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी हमारे भाई की छोटी फैमिली है, बीवी हैं और 2 बच्चे हैं, जी जी। तो उनके लिए मंथली फूड के अखराजात कितने होंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर। देखें, फूड सस्ता है टर्की में, और क्योंकि टर्की बेसिकली उसका मोर देन 50% जो है, बल्कि क्या लें 60% वो एग्रीकल्चरल है। और वहाँ पर आलू हैं, प्याज हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है टर्की। जी सर। तो इस वजह से टर्की के अंदर फूड प्राइसेस बहुत कम है। और मसलन अगर $200 में आपको घर मिला है ना, तो तकरीबन आपका पूरे महीने का बजट $200 के अराउंड 180 में 200 में पूरे महीने का, जिसके अंदर मैंने मुर्गी का गोश्त भी शामिल कर लें, फल भी शामिल कर लें, सब्जियां भी कर लें और बाकी भी सारा कर लें, तो वो $200 में पूरे, एक स्मॉल फैमिली की बात कर रहा हूँ, एवरेज खाने की बात कर रहा हूँ, बहुत हाई 5 स्टार की नहीं बात कर रहा, बहुत लो की भी बात नहीं कर रहा। जी सर, बिल्कुल तो ठीक हो गया। तकरीबन $200 में एक नॉर्मल फैमिली जो है उसका फूड का खर्चा आ सकता है। लेकिन अगर वो ट्रांसपोर्ट भी मिलाना चाहे, घर का खर्चा भी मिलाना चाहे, एक एवरेज है, और ये सारा मिला के करना चाहे, तो $500 से $600 टोटल, 500 $550 में एक फैमिली बड़ी ही आसानी से एवरेज मामलात में मैनेज कर सकती। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर। जैसा कि आपने एवरेज बात की तो इसमें सारी चीज़ें आ गई। जी जी। अब आप जैसा कि जानते हैं कि तुर्की में बच्चों की तालीम के हवाले से बहुत से हमारे भाई फ़िक्रमंद होते हैं। तो वहाँ पे आपको पता है तुर्किश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, तो वो तुर्किश लैंग्वेज में पढ़ाने की बजाय प्राइवेट स्कूल में उसको डालेंगे, तो जी उसके जी। क्या अखराजात हैं? देखिए, अगर आप किसी भी जगह पर जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं, आप यूके जाते हैं, स्पेन, जर्मनी, कहीं पर भी, जी अगर सर। आप इंग्लिश लैंग्वेज में अपने ही मुल्क में, मसलन आप पाकिस्तान में कर लें या इंडिया में कर लेते हैं, तो तो अखराजात तो होंगे वो सर। वो ज़्यादा होते हैं। तो जो जिन लोगों के बच्चे जो हैं वो बड़े हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको प्राइवेट स्कूल महंगा पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है वो टर्की में बहुत कम है जी और जो सर। है वो महंगे हैं। ठीक है, इसलिए हम ये सुजेस्ट करेंगे कि वो अपने बच्चों को 1 साल का लैंग्वेज का कोर्स करवाएं, जो मजबूर है उनकी बात कर रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल लैंग्वेज ठीक का है। कोर्स करवाने के बाद उनको जो है वो दाखिल करवाएं गवर्नमेंट के स्कूलों में, जी सर, बिल्कुल तो ठीक वो हो गया। ज़्यादा बेटर है। इसलिए हम ये सुजेस्ट करते हैं, ये कम पैसों के साथ जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं
उसका जबरदस्त सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि तुर्की में कैफे या रेस्टोरेंट वगैरह के क्या अखराजात हैं? बाज दफा कोई दोस्त आ जाता है या फैमिली के साथ बंदा बाहर चला जी जाता है। बिल्कुल, आप जो गेट टुगेदर करते हैं अपनी फैमिली के साथ बाहर रेस्टोरेंट पे खाना खाना चाहते हैं या अपने दोस्त की कोई दावत करना चाहते हैं या आप कोई मतलब कोई भी प्लान करते हैं कि मैं चले आज बाहर खाना खा लेता हूँ, तो एवरेज जो है वो ओवरऑल जो रेस्टोरेंट है वो सस्ते हैं टर्की में। जी सर। खाना इतना महंगा नहीं है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रेस्टोरेंट महंगे होंगे, टर्की में सस्ते हैं। जी सर, और बिल्कुल ठीक खाने हो के गया। हवाले से बड़ी अच्छी उनकी सर्विस होती है और बहुत अच्छी जो है सर्विसेज देते हैं। मुझे खुद टर्किश फूड बहुत पसंद है, क्वालिटी और टेस्ट के लिहाज से बहुत अच्छा है। प्राइस भी एवरेज होती है, बिल्कुल कॉस्टली नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूरोप या कहीं या यूके वगैरह के आप करते हैं तो। टर्किश फूड जो है आप ये देख लें कि जब मैं यूके गया हूँ तो वहाँ पर भी मैंने ज़्यादातर जो अच्छा फूड और बेहतर क्वालिटी वाला फूड और मुनासिब कीमत में देखा वो टर्किश लोग ही दे रहे थे टर्की जी सर। रेस्टोरेंटों पे। उसके बाद मैं पोलैंड में भी यही देखा और जर्मनी के अंदर तो है ही पूरे जर्मनी में तकरीबन 30% वो टर्किश लोग हैं, ऑस्ट्रिया में भी है इस तरह से। तो पूरे यूरोप के अंदर जो रेस्टोरेंट बिजनेस में होल्ड है ना वो टर्किश लोगों का है। ठीक हो गया सर। मैं रेस्टोरेंट बिजनेस की बात कर रहा हूँ। यूके में टर्किश लोगों के साथ साथ पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी भी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड हाई है, क्वालिटी अच्छी है, ये जो मेंटेन कर रहे हैं, ये जो लोग यूके में रह रहे हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि टर्किश रेस्टोरेंट वाले उनका एक म्यार भी है और वो एक अच्छी क्वालिटी भी देते हैं। जी सर। डेफिनेटली हमारे भाई करते हैं, लेकिन हमारे भाई ज़्यादातर क्या करते हैं, ये पाकिस्तानी लोगों को ही या इंडियन लोगों को ही टारगेट करते हैं, लेकिन टर्किश लोग जो हैं वो गोरों को टारगेट करते हैं। ये फ़र्क आ जाता है इसमें। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ओवरऑल जो हमने सारी बात की, हर चीज़ के अखराजात डाल के अगर कोई हमारा भाई 600 से 700 डॉलर में ये सब कुछ मैनेज करना चाहे तो क्या वो आसानी से मैनेज कर सकता है? डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बंदा घर के किराए के साथ, रहाइश के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ, सारे बिलों के साथ, हर चीज़ के साथ एक एवरेज एरिया में रहकर मुनासिब 1+1 रूम में रहकर गुजारा करना चाहे जी सर। तो $500 में भी कर सकता है। लेकिन ये उसे डिपेंड करता है कि उसको ढूंढ के मुनासिब कीमत पे घर लेना होगा। और तुर्की में ही मसलन एक जगह से आप कोक लेते हैं तो आपको मिलती है फ़र्ज़ करें 5 लीरा की, और दूसरी जगह से आप लेते हैं वही कोक तो आपको 2 लीरा की या 2.5 लीरा की मिल रही है। जी सर। इस्तांबुल के अंदर की बात कर रहा हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है ना कि आप कौन से बाज़ार में किस मार्केट से कहाँ से बाइंग कर रहे हैं। कोशिश ये करें कि जो गवर्नमेंट की शॉप्स हैं या जो जो आ जाते हैं, सेल बाज़ार लगे हुए हैं, वहाँ पर संडे बाज़ार लगता है और इसी तरह से बुध बाज़ार लगता है। जी सर। वहाँ पर हर चीज़ फ्रूट वेजिटेबल सब कुछ सस्ता होता है, तो आप पूरे एक हफ्ते की बाइंग वहाँ से कर लें, ठीक है। उसके अलावा ग्रोसरी के जो है आप होलसेल मार्केटें हैं वहाँ पर जाकर आप वहाँ से एक ही दफ़ा सारी चीज़ें ख़रीद के ले आएँ। बड़ी अच्छी जो है शॉप्स होलसेल की, होलसेल बाज़ार है। बिल्कुल तो ठीक हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को कैसे मैनेज करना है। वैसे तो आप चाहें तो आप जाके एक ही जगह पे बैठ के मतलब $50 की एक कॉफ़ी पी लें, ठीक है। वो भी ठीक तो हो गया वो सर। बंदे का दिल करता है तो वो ज़्यादा खर्चा कर सकता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने मैनेज करना है तो फिर आप $500 में भी अपनी फैमिली के साथ मियाँ बीवी और 2 बच्चे बड़ी आसानी से 1+1 घर लेकर घर का खाना और ख़र्चा, किराया, बिल, एवरीथिंग $500 में मैनेज कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हालांकि हम बहुत सी वीडियो में सारे अखराजात बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका तावन होता है और आप हर तरह की वीडियोस बनाते हैं मेरे साथ। बहुत शुक्रिया सर आपका। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।